आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाउन की करेक्शन को और एडजेक्टिव की करेक्शन को। अगर आप लोग सीएसएस, पीएमएस या तहसीलदार या पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या एफपीएससी की, पाकिस्तान में जितने भी जॉब के टेस्ट होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो करेक्शन लास्ट में पूछता है। आपको बता दूं, नाउन किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं, जबकि एडजेक्टिव आपको बता दूं किसी भी चीज़ की खूबी या खामी को बयान करना है। सबसे पहले बात करते हैं एरर्स इन यूज ऑफ नाउन। आपको बता दूं, एक्सप्रेशन लाइक द पुअर, द ब्लाइंड, द डीफ, ईटीसी आर ऑलवेज प्लूरल। मतलब ये जमा इसम होते हैं, इनमें हम लोग एस का इजाफा नहीं करेंगे। ठीक है। द पुअर्स आर सफरिंग हमने नहीं लिखना, द पुअर आर सफरिंग लिखना है। ठीक है। द ब्लाइंड्स आर अनएबल टू सी, ब्लाइंड्स नहीं आएगा, ब्लाइंड आएगा। ठीक है। द डीफ्स आर यूजिंग साइन लैंग्वेज। अब आपको बता दूं, डीफ्स जोन्स है, इसकी जमा इसम डीफ ही है। ठीक है। ये अल्फाज जमा इसम हमेशा होते हैं, ये एक्सप्रेशन याद रखिएगा। मोर एग्जाम्पल, द रिच आर गेटिंग रिचर, द रिच आर गेटिंग रिचर, रिचीज नहीं होता, रिच ही होता है। ठीक है। इसकी जमा इसम इल्डरली, इल्डरली, इल्डरलीस नहीं आता, इल्डरली आता है जमा इसम में भी। यंग्स बेटा जी नहीं होता, यंग होता है, इसकी भी जमा इसम यंग ही है। ठीक है। ये एग्जाम्पल है। अगर आपको समझ आ गई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ आई तो वीडियो को अगेन देखिएगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ जाए। अगर फिर भी नहीं समझ आती तो थर्ड टाइम आपने लास्ट में वीडियो वॉच करनी है, ताकि आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ जाए। अगर फिर भी नहीं आती तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। अब बात करते हैं जी, द पुअर, द ब्लाइंड, द डीफ आर प्लूरल एंड डोंट रिक्वायर्स एस, इनके लिए एस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। यंग के लिए एस की ज़रूरत नहीं है। दीज नाउन्स रिप्रेजेंट्स ग्रुप्स, ये ग्रुप्स को जाहिर करते हैं। सो वर्ब्स एंड प्रोनाउन शुड बी प्लूरल, इनका वर्ब भी और प्रोनाउन भी जमा इसम ही तस्वर होगा। ठीक है। आपको बता दूं, अगर द पुअर आ जाए तो पुअर्स नहीं होगा। ठीक है। ये याद रखिएगा। और वर्ब आपने उर्दू ट्रांसलेशन के लिहाज से लगाना है। ठीक है। मतलब हेल्पिंग वर्ब आपने देखना है कि अगर जमा लिखा हुआ है तो आपने हेल्पिंग वर्ब उसके मुताबिक उठा के लिख देना है। मतलब ये है, उर्दू ट्रांसलेशन में आ रहा है कि द पुअर्स, ज्यादा का जिक्र हो रहा है। ठीक है। आपको उर्दू ट्रांसलेशन से पता चलेगा ये जमा इसम है या वाहद है, आपने उसके मुताबिक वर्ब लगाना है। आर लगाना है या इस लगाना है, द पुअर इज लगाना है या द पुअर आर लगाना है, ये आपने उर्दू ट्रांसलेशन को देखकर फैसला करना है। ठीक है। ये बात कह रहा हूँ, लेकिन ये एक बात क्लियर है कि द पुअर जो सा लफ्ज है ये जमा इसम है। ठीक है। डीफ जमा इसम है। ठीक है। इसके साथ एस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है जी असूल। नाउन्स लाइक सेंसरी, फर्नीचर, न्यूज, इंफॉर्मेशन, लैंग्वेज एंड ब्रेड आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर, इन द सिंगुलर, दे डू नॉट हैव अ प्लूरल। अब वो कह रहा है कि ये हमेशा जो उनसे अल्फाज हैं, सेंसरी, फर्नीचर, न्यूज, इनका जमा इसम नहीं होता। ठीक है। इनका सिर्फ और सिर्फ वाहद इसम होता है। द सेंसरीज ऑफ द सिटी आर ब्यूटीफुल नहीं, द सेंसरी ऑफ द सिटी इज ब्यूटीफुल, ये आपने लगाना है। आई बाथ टू फर्नीचर्स नहीं, बल्कि टू पीसीज ऑफ फर्नीचर। ठीक है। द न्यूज़ आर एक्साइटिंग टुडे नहीं, बल्कि आपने द न्यूज़ इज एक्साइटिंग टुडे। ठीक है। ये हमेशा वाहद इसम आता है। ये दूसरा असूल आपने याद रखना है। ठीक है। ये बहुत ही आसान है, तो आपने इसको सेव कर लेना है। अब बात करते हैं जी नेक्स्ट एग्जाम्पल की। जैसे कि वो कहता है, आई गैथर्ड मैनी इंफॉर्मेशंस, हाँ, मालूमातें, फ्रॉम द इंटरनेट नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं आएगा, इंफॉर्मेशन आएगा। ठीक है। ये याद रखिएगा। आई हैव टू लगेजेस टू चेक इन। अब आपको बता दूं, इस लफ्ज में ये स्टार वाला जो है ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है। जैसे कि आई हैव टू सूट केसेस, लगेजेस की जगह टू सूट केसेस टू चेक इन, या आपने टू पीस ऑफ लगेज, ये आपने लगा देना। आगे है जी, आई बाथ थ्री ब्रेड्स फ्रॉम द बेकरी, आपने इसे लिखना है आई बाथ थ्री लीव्स ऑफ ब्रेड। ठीक है। मतलब मैंने बाजार से 3 रोटियां खरीदी। ठीक है। तो आपने
3 लीव्स लिखना है, ना कि ब्रेड्स लिखना है, ठीक है, ये करेक्शन है। तो इसको मद्देनज़र रख के आपने करेक्ट करना है। ये आपको इंग्लिश ऐसे जोन से भी आप इंग्लिश में पेपर लिख रहे हैं उसको, उसमें आपको लास्ट में हेल्प आउट करेगा। आगे है जी सिंगुलर, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स, द ट्रैफिक इज हैवी, ठीक है, द वेदर इज नाइस, ठीक है, यूजिंग मच इंस्टेड ऑफ मैनी विथ अनकाउंटेबल नाउन, देयर मच वाटर इन द पूल, आई हैव मच वर्क टू डू। अब इसमें एक चीज आपने देखनी है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जोन सा है, द ट्रैफिक इज हैवी, आपने ये याद रखना है, ट्रैफिक का लफ्ज क्या है, सिंगुलर नाउन है और ये अनकाउंटेबल है, ठीक है, मतलब इसे गिना नहीं जा सकता, ठीक है। द वेदर इज नाइस, वेदर जोन सा है ये भी अनकाउंटेबल और सिंगुलर नाउन है हमेशा, ठीक है। इसके साथ आपने और नहीं लगाना, सिंपल सी बात है, आपने इस लगाना है, हेल्पिंग वर्ब आपने वाहद इसम वाला लगाना है, ठीक है, जमा इसम वाला नहीं लगाना ट्रैफिक और वेदर के साथ, ठीक है। आगे वो बता रहा है जी यूजिंग मच इंस्टेड ऑफ मैनी विद अनकाउंटेबल नाउन, कि हमेशा अगर आप अनकाउंटेबल नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं, अनकाउंटेबल जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जैसे कि ट्रैफिक, ठीक है, तो आपने यहाँ पर मच और इंस्टेड ऑफ मैनी, ठीक है, मच लगाएं किसकी जगह पर, मैनी की जगह पर। देयर, देयर इज मच वाटर इन द पूल, आई हैव मच वर्क टू डू, ठीक है, ये आप देख लें। अब वाटर जोन सा है ये अनकाउंटेबल है, तो आपने इसमें मच लगाना है, ठीक है, और कोई भी जुमला पकड़ लें जिसमें ज्यादा का लफ्ज के लिए आपने मच का इस्तेमाल करना है, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो, ठीक है। वर्क जोन सा है ये अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, तो इसमें आपने ये चीज देखनी है कि वर्क के साथ आपने हेल्पिंग वर्ब जोन सा है वो आपने वाहद इसम लगाना है, लेकिन शुरू में यहाँ पर क्या आ रहा है, आई, तो इसीलिए आपने जमा इसम लगाना है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगर नहीं समझ आई तो अगेन मेरी बात समझ लीजिएगा कि सिंपल सी बात है, मैंने बताया कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जोन सा है ट्रैफिक है, ठीक है, और ट्रैफिक के साथ आपने मच का इस्तेमाल करना है, ठीक है, एक बात होगी। और वेदर के साथ भी आपने मच का इस्तेमाल, और वाटर के साथ भी मच का इस्तेमाल करना है, वर्क के साथ भी मच का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और साथ हेल्पिंग वर्ब की बात रहेगी तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा वाहद ही आएगा, लेकिन आपने सब्जेक्ट को भी देखना है कि सब्जेक्ट पीछे जो है उसके मुताबिक आपने वर्ब लगाना है, ठीक है। जैसे कि आई हैव, अगर यहाँ पर ही आ जाता तो ही हैज़ मच वर्क टू डू, ठीक है, ये याद रखना है आपने, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अगर फिर भी कोई सवाल है, कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन पर भी, और इसके अलावा आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। तो चलते हैं जी नेक्स्ट। अब क्लियर मैं आपको बता दूं, सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर एंड अनकाउंटेबल, कि वो कह रहे हैं कि कुछ नाउन जो से होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं और अनकाउंटेबल होते हैं, मतलब वो वाहद होते हैं और वो अनकाउंटेबल भी होते हैं, जैसे कि हमने आगे पीछे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आगे हम मैं आपको बता दूं, नो प्लूरल फॉर्म, मतलब अगर प्लूरल फॉर्म आ जाती है तो उसमें एस का इजाफा हमने नहीं करना। यूज़ मच इंस्टेड ऑफ मैनी, कि हमने वाहद इसम के साथ, काउंटेबल के साथ, नाउन के साथ हमने क्या करना है जी, मच का इस्तेमाल करना है मैनी के बजाय, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आपने वीडियो को अगेन वॉच कर लेना, अगर फिर भी ना समझ आए तो थर्ड टाइम आपको लाजमी समझ आ जाएगी, आपने वीडियो को अगेन वॉच करना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। मैं आपको एक अहम बात बता दूं कि अगर आप लोग सीएसएस, पीएमएस और तहसीलदार के ऐसे की तैयारी के हवाले से परेशान हैं तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे 6 ऐसे के नोट्स परचेज़ कर लें, आप लोगों का ऐसे का पेपर क्लियर हो जाएगा। ऐसे फ्राहम करने का मकसद, या ऐसे के नोट्स फ्राहम करने का मकसद पैसा कमाना भी नहीं है, बल्कि इसका मकसद ये भी है कि स्टूडेंट की हेल्प की जाए। नोट्स का मकसद ये है, आप लोग तकरीबन 10 से 12 किताबें ऐसे की पढ़ लें, आपको मटेरियल नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो उनसे नोट्स होंगे इंशाल्लाह आपको ऐसे का पेपर हल करने में हेल्प आउट लाजमी करेगा। आपको बता दूं
कि ये 6 मल्टी ऐसे जिन डोमेन्स पर मुश्तमिल हैं, उनमें है जी एक वुमेन और जेंडर का टॉपिक, दूसरा डेमोक्रेसी, प्रॉब्लम्स ऑफ लॉ, और इसके अलावा प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिक्स शामिल है। 2 थीम हो गए। तीसरा थीम है जी एजुकेशन। एजुकेशन के मतलब जो भी ऐसे पूछ ले, एक ही ऐसे दूंगा आपका 100 टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें सजेशन ऐसे दिए हैं जो कि मोस्ट रेलिवेंट होंगी। 10 दूंगा, 10 में से आपने मोस्ट रेलिवेंट 3 उठा के लिखनी है सजेशंस। 10 आपको इफेक्ट्स दूंगा, आपने मोस्ट रेलिवेंट 3 उठा के लिखने हैं। 10 मैंने आपको कोजेस देने हैं, तो उनमें से 3 आपने उठा के लिख देने हैं, ठीक है। और इंट्रोडक्शन और इसके अलावा कंक्लूजन लिखने का तरीकाकार मैं अपने टेस्ट सेशन में आपको सिखाऊंगा। और मज़ीद आपको बता दूं फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन आपने तैयार करके जानी है। और इसके अलावा चौथा थीम है जी करंट अफेयर्स, जैसे कि फ़लस्तीन इशू हो गया, कश्मीर इशू हो गया, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो गया, ये सारे थीम्स इसी में क्लियर होते हैं। पांचवा थीम है जी प्रॉब्लम्स ऑफ साइंस, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मसाइल पर पूछ सकता है जी, ठीक है, फूड सिक्योरिटी के हवाले से ऐसे पूछ लेता है, ठीक है। और इसके अलावा छठा थीम है जी सोशल इवल्स, जैसे कि महंगाई हो गई, ठीक है, दहशतगर्दी वगैरह होगी। ये 6 थीम्स आप तैयार करते हैं, तो 6 थीम्स में मैंने ऐसे कॉजेज़, ऐसे सजेशंस और ऐसे इफ़ेक्ट्स उठाए लिखे हैं जो टॉपिक वाइज रेलिवेंट होंगे। 10 दूंगा, 10 में से आपने सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट उठा के लिखने हैं। पैराग्राफ आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, जिससे ये होगा कि आपने सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन ऐड करनी है। और पैराग्राफ को लिखते हुए एक चीज़ को मद्देनज़र रखा गया है कि उसमें टॉपिक सेंटेंस और कंक्लूडिंग लाइन को मद्देनज़र रखा गया है। मतलब ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ 6 ऐसे तैयार करने हैं, आपका 600 ऐसे का टॉपिक क्लियर होगा। और ये गारंटी होगी कि ये आपका ऐसे बाकी मज़ामीन में भी हेल्प आउट करेगा, जैसे कि पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इसके अलावा जेंडर स्टडी और पोल साइंस में ये आपको हेल्प आउट करेगा। अब आपको बता दूं, पाकिस्तान अफेयर, पोल साइंस, ये जितने भी सब्जेक्ट मैंने बताए हैं, इनमें गेस्ट पेपर आपको फ्राहम करूंगा। उनमें से 3 से 4 सवाल लाजमी आ जाते हैं। अगर 3 आते हैं तो आपको बता दूं, एक मेरे नोट्स में से क्लियर हो जाएगा और एक एमसीक्यूज वाला पोर्शन होगा। मतलब 100% आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग इस हवाले से परेशान है कि सर ये क्या गारंटी होगी कि ये ऐसे के नोट्स हेल्प आउट करेंगे सीएसएस के लिए या नहीं करेंगे, और क्या सीएसएस में ये चलते हैं या नहीं। अल्लाह के बंदो, सीएसएस में ये रट्टा नहीं है, ये एक तरीकाकार है, ये एक तकनीक है आसान, ठीक है। आपको बता दूं फैक्ट्स एंड फिगर आपने ऐड करनी है रेलिवेंट। आपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो आपने बॉडी में लिखना है वो आपने चेंज करके लिखना है, तो फिर ये रट्टा तो नहीं है, ठीक है। ये आपने चीज़ को समझ कर मटीरियल सिर्फ आपको फ्राहम किया जाएगा टू द पॉइंट, जो कि आपको हेल्प आउट करेगा, ठीक है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं या क्लासेस लेना चाहते हैं या आप टेस्ट एवुलेशन करवाना चाहते हैं, तो आप लोग फिर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि क्या सीएसएस के लिए ये हेल्प आउट करेगा या नहीं, या ये सीएसएस ऑफिसर से हम चेक करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, तो आपको बता दूं कि ये सीएसएस क्वालिफायर 2 से 3 टीचरों से चेक शुदा है। और आप लोग एवुलेशन नहीं करवा सकते क्योंकि आप चार्जेस एक्स्ट्रा पे करेंगे। बस आपने चीज़ों को समझना है और उनको तैयार करना है। बाकी लोगों की बहुत सी बातें हैं, ठीक है, जिनको आपने नज़रअंदाज करना है। कुछ लोग कहेंगे यार सीएसएस में नहीं चलेगा, ये तो वो। आप लोग सिर्फ ये देखें कि सीएसएस को करने के हज़ारों तरीके हैं, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है जो पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और जेंडर स्टडी वगैरह, इस्लामियात वगैरह में, करंट अफेयर में आपको हेल्प आउट करेगा, पोल साइंस में आपको हेल्प आउट करेगा। तो फिर आप लोग सिर्फ इस तरीके से तैयारी करें तो आपकी 2 माह में तैयारी हो सकती है। अदरवाइज सीएसएस की तैयारी में 2 साल भी लगेंगे। अब आपकी मर्ज़ी, सीएसएस आपने 2 माह में करना है या 2 साल में करना है। अगर आप लोग मेरी क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं करना चाहते तो फिर भी मोस्ट वेलकम। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी।
नेक्स्ट है जी सीरीज इज सिंगुलर। सीरीज जब भी आ जाए तो आपने ये याद रखना है कि सीरीज हमेशा वाहिद इसम होता है। ठीक है, द सीरीज ऑफ लेक्चर्स आर एंडिंग टुडे। आपने लिखना है द सीरीज ऑफ लेक्चर इज एंडिंग टुडे। द सीरीज ऑफ इवेंट्स वर वेल प्लानिड। आपने वॉल्स लगाना है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट है जी मोर एग्जाम्पल। सिंगुलर कलेक्टिव नाउन मतलब ये है कि अगर अफराद के ग्रोह या एशिया के मजमूए को जाहिर किया जाए तो वो कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, और वो सिंगुलर है। द टीम इज़ विनिंग। तो आपको मैं बता दूं कि हमेशा टीम जो सा है इसके साथ आपने इज ही लगाना है हेल्पिंग वर्ब। द फैमिली इज यूनाइटेड, आपने फैमिली के साथ इज ही लगाना है। सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन एस। ठीक है, मतलब ये है द क्रॉस इज नियर, क्रॉस रोड्स इज नियर। क्रॉस रोड्स जो सा है इसके साथ आपने एस का इजाफा करना है। द हेड क्वार्टर्स इज लोकेटेड, हेड क्वार्टर्स के साथ आपने एस लगाना है। ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये नहीं कि ये रूल्स आपने खाली पढ़ने हैं समझने हैं, नहीं, बल्कि आपने इनको याद भी करना है, क्योंकि एग्जाम में वो सिर्फ और सिर्फ ये रूल ही पूछ रहा होता है। कंसेप्ट तब ही आपका क्लियर होता है जब आपने चीज़ों को याद किया हो। तो आपने मेहनत करनी है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। अब बात करते हैं सीरीज इज सिंगुलर कलेक्टिव नाउन। कि सीरीज जो सा ये कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, और ये हमेशा सिंगुलर होता है। वर्ब में सिंगुलर आता है। ठीक है, मतलब इसके साथ सीरीज के साथ आपने हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगाना है। वर्ब्स एंड प्रोनाउन शुड एग्री विद द सिंगुलर फॉर्म। मतलब ये है कि वर्ब में आपने हेल्पिंग वर्ब वाहिद लगाना है या जमा आपने प्रोनाउन को देखकर लगाना है। और हमने डिस्कस किया था द क्रॉस रोड्स। ठीक है, इस तरह के लफ्ज आ जाएं तो आपने हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। द नाउन्स शिप एंड डियर हैव आइडेंटिकली सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। आपको ये बता दूं कि नाउन और प्रोनाउन वाहद और जमा दोनों में आते हैं। जैसे कि शिप एंड डियर। ठीक है, इनमें आपने जमा या वाहिद किसके मुताबिक लगाना है जी? आपने फेल के मुताबिक लगाना है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं जी द शिप इज ईटिंग ग्रास, आपने कहना है जी द शिप आर ईटिंग ग्रास। ठीक है, ही हंटेड टू डियर्स इन वन शॉट, आपने कहना ही हंटेड टू डियर इन वन शॉट। ठीक है, ये आपको मैंने करेक्शन बता दी है। अब नेक्स्ट है जी आई रिसीव्ड टू एडवाइसेस। ये मैंने खुद से बोला है एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, वो कह रहे हैं आई रिसीव्ड टू एडवाइसेस, आपने कहना है जी आई रिसीव्ड टू पीसेस ऑफ एडवाइसेस, एडवाइस। ठीक है, आगे कह रहा है जी मैनी एडवाइसेस वर गिवन, मच एडवाइस वाज गिवन। ठीक है, अगर आपने पीसीस ऑफ नहीं लगाना तो आपने लिखना है जी मच मैनी की जगह पर। ठीक है, और मच एडवाइस वाज गिवन, ये भी ठीक है। अब मैनी की जगह पर आप मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे है जी अनकाउंटेबल्स नाउन्स विद सिंगुलर डिटर्मिनर्स। जैसे कि शी गिव एडवाइस, एडवाइस इज अनकाउंटेबल। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे देखिए जी ही हैज लिटल एक्सपीरियंस, ये भी अनकाउंटेबल है। यूजिंग मच इंस्टेड ऑफ मैनी विद अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हमेशा आपने मच की जगह मैनी लगाना है। देयर मच इंफॉर्मेशन अवेलेबल। ठीक है, ये आपने लगाना है। इंफॉर्मेशन इज अनकाउंटेबल। आई हैव मच नॉलेज अबाउट दिस, नॉलेज इज अनकाउंटेबल। जिसको गिना नहीं जा सकता वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, उसके साथ मच आपने लगाना है मैनी की जगह। आगे जी सिंपल सी बात है, एडवाइस इज अनकाउंटेबल है, तो आपने ये याद रखना है कि नो प्लूरल फॉर्म नो एस, इसके साथ आपने एस नहीं लगाना। यूज मच इंस्टेड ऑफ मैनी विद अनकाउंटेबल नाउन। सिंपल सी बात है, मच आपने लगाना है, मैनी को खत्म करना है। ये सारा निचोड़ आपको बता रहा हूँ।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट है जी, एक्सप्रेशन लाइक कज़न सिस्टर एंड कज़न ब्रदर आर रॉन्ग। आपने हमेशा याद रखना है, अगर कज़न है तो आपने सिस्टर नहीं लगाना, अगर कज़न आपने लगा दिया तो ब्रदर नहीं लगाना, ठीक है। एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। माई कज़न सिस्टर इज विजिटिंग, आपने सिंपल सी बात है कज़न लगा दिया तो सिस्टर नहीं लगाना, ठीक है। और अगर कज़न ब्रदर लगा हुआ है जुमले में तो आपने कज़न लिखने हैं, ब्रदर नहीं लिखना। ये है जी सारी करेक्शन, ठीक है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं जी। नेक्स्ट है जी सिंप्लीफाइड रिलेशनशिप, मतलब अगर माई सिस्टर आप लगा रहे हैं तो जुमले के अंदर रियल सिस्टर नहीं आप लिख सकते, ठीक है। माई ब्रदर आप लगा रहे हैं तो ओवन ब्रदर नहीं लिख सकते। माई फ्रेंड आप लगा रहे हैं तो बेस्ट फ्रेंड नहीं लिख सकते, ठीक है, या ओवन फ्रेंड आप नहीं लिख सकते, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। मतलब आपने माई सिस्टर लगाना है, माई ब्रदर लगाना है, माई फ्रेंड लगाना है, आपने ओवन वगैरह का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना, दोनों लफ्ज़ आपने एक वक्त में इस्तेमाल नहीं करने। अब मुकम्मल समरी इस पॉइंट की बताऊं कि कज़न आपने लिखना है, साथ ब्रदर नहीं लगाना, ठीक है, कज़न ही काफ़ी है। नो नीड फॉर सिस्टर और ब्रदर, आपको सिस्टर और ब्रदर की ज़रूरत नहीं है। माई बेस्ट फ्रेंड आपने लिख दिया है तो आपने ओवन फ्रेंड नहीं लिखना, ओवन ब्रदर नहीं लिखना। ये दो रूल आपको समरी में मैं बता रहा हूँ टू क्लियरिफाई, ठीक है, मतलब आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट भी समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। द नाउन फॉलोइंग वन ऑफ सम ऑफ नन ऑफ एंड सिमिलर एक्सप्रेशन, मतलब इस तरह के एक्सप्रेशन शुरू में आ जाएं तो ये हमेशा जमा इसम होते हैं। मस्ट बी प्लूरल इन नंबर, मतलब ये जमा इसम होते हैं। बट द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर, लेकिन वर्ब आपने किसके मुताबिक लगाना है, सब्जेक्ट के मुताबिक। जैसे कि वन ऑफ द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, किताबों में से एक मेज, ठीक है, ये जुमला है तो आपने किताबों यहाँ पर क्या लगाना है, बुक्स इज ऑन द टेबल, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पर बुक्स इज ऑन द टेबल आपने लगाना है और नाउन प्लूरल है और वर्ब सिंगुलर आएगा, ये बात आपने याद रखनी है। सम ऑफ द वाटर वर स्पिलिट, तो आपने याद रखना है सम ऑफ द वाटर वाल स्पिलिट, ठीक है, नाउन प्लूरल आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है जी नन ऑफ द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड्स। अब नन ऑफ द ये क्या प्लूरल है और स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आगे लगा के अंडरस्टैंड लगा दिया जाएगा क्योंकि नाउन प्लूरल है, ठीक है, तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगा ना, तो आपने एस का इजाफा कर दिया। मोस्ट ऑफ द ये भी प्लूरल है, ठीक है, जमा इसम है। आगे देखें जी पीपल, ये कलेक्टिव नाउन है तो इसके साथ डज नॉट लिखा हुआ है तो डू नॉट आपने लगा देना है और ये आपका हो गया जुमला मुकम्मल। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट सेंटेंस की, जैसा कि आप देख सकते हैं जी मोर एग्जांपल, प्लूरल नाउन आफ्टर वन ऑफ सम ऑफ, ठीक है, ये प्लूरल है। अब वन ऑफ द एम्प्लॉयज इज एब्सेंट, अब आपको ये पता होना चाहिए, अब वन ऑफ द ये भी जमा है, एम्प्लॉयज भी जमा है, इज एब्सेंट, ठीक है। सम ऑफ द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, ठीक है, ये भी करेक्ट है। अब देखिए जी वर्ब एग्रीमेंट विद सब्जेक्ट, वन ऑफ द डॉग्स इज ब्रेकिंग, सब्जेक्ट वन ब्रोक इज, ठीक है, सम ऑफ द डॉग्स आर ब्रेकिंग, ये आपका आएगा, ठीक है, ये करेक्ट हो गया। और अब सिंपल सी बात है, नाउन्स आफ्टर वन ऑफ सम ऑफ ईटीसी आर प्लूरल, वर्ब्स एग्री विद द सब्जेक्ट वन सम नन इन नंबर, मतलब ये है कि वो कह रहा है नंबर वन हमेशा हमेशा नाउन्स के बाद, नाउन्स आफ्टर वन ऑफ और सम ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल आएगा, एक बात होगी। और दूसरी बात वर्ब आप सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ एरर्स इन एडजेक्टिव, इवोर्ड डबल कंपैरेटिव्स। जैसे कि आप देखें द न्यू पॉलिसी इज़ वेरी मच बेनिफिशियल। अब आपको पता होना चाहिए बेनिफिशियल क्या है जी, ये पॉजिटिव डिग्री है और साथ ही वेरी मच का लफ्ज़ आ रहा है मतलब डबल, तो आपने सिंपल सी बात है द न्यू पॉलिसी इज़ हाईली बेनिफिशियल, ठीक है, आपने वेरी मच को हाईली में तब्दील कर देना है। नेक्स्ट है जी
द एक्सट्रीमली अमेजिंग मूविंग वॉन राइवल्स अवार्ड्स। अब आपको पता होना चाहिए कि इसकी करेक्शन क्या बनेगी। द अमेजिंग मूवी वॉन राइवल अवार्ड्स। अब आपको बता दूं अमेजिंग भी एक डिग्री है और इसके अलावा एक्सट्रीमली भी एक डिग्री है, तो इसीलिए आपने एक्सट्रीमली को ख़त्म कर देना है। ठीक है, मतलब ये एग्जांपल्स आपने अच्छे तरीके से समझ ली होंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। जी, यूज मच विद अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? जो गिना नहीं जा सकता, जो गिना नहीं जा सकता उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, और जो नाउन गिना जा सकता है उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। वो कह रहा है कि यूज मच, आपने अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच का इस्तेमाल करना है, और इसके अलावा आपने अनकाउंट के साथ मैनी का इस्तेमाल करना है। जैसे कि एग्जांपल की रोशनी में हम डिस्कस करते हैं, आई हैव मैनी वाटर। वाटर जो सा है ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो आपने इसके साथ आई हैव मच वाटर लगाना है। ठीक है, काउंटेबल नाउन्स। अब देखें जी इसकी एग्जांपल, आई हैव टू मच बुक्स। टू मच जो सी बुक्स, टू मच का लफ्ज़ आ रहा है तो अल्फाज आ रहे हैं, तो आपने इसमें आई हैव टू मैनी बुक्स लगाना है, क्योंकि बुक्स जो सा है काउंटेबल नाउन है, आपने मैनी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। तो ये करेक्शन भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, क्वान्टिफाइंग एक्सप्रेशन, मकदारी तासुरात। जैसे द होटल वाज टू मच एक्सपेंसिव। अब ये मकदारी है, तो आपने एक बात याद रखनी है कि मच का इस्तेमाल इसमें नहीं करना। अगर आपके जुमले में आपको ये भी पता है कि ये ना तो अनकाउंटेबल है और ना ही काउंटेबल है, लेकिन ये है कि ये महंगा है, यानी मकदार ज़ाहिर की जाए, तो उसमें आपने टू लगाना है, TOO। ये स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। मैनी और मच और टू के इस्तेमाल को आपने समझ लेना है। ठीक है, इसको नज़रअंदाज नहीं करना। मच का इस्तेमाल आपको मैंने पहले बताया है, मैनी का इस्तेमाल आपको पहले बताया, टू का इस्तेमाल मैंने आपको बताया जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो तो उसके लिए आपने टू एक्सपेंसिव का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ चुकी होगी मेरी बात। कंपैरेटिव डिग्री आ जाए तो आपने ये याद रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री होती क्या है। कंपैरेटिव डिग्री दो इसमों के दरमियान, दो चीज़ों के दरमियान मुकाबले को जाहिर करती है। जैसे कि खालिद इज़ वाइज़र दैन हमीद। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जिसमें मुकाबला आ जाए वो क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। अगर इस तरह आ जाए तो आपने ये याद रखना है, दिस केक इज़ मोर स्वीटर दैन द वन वी हैड यस्टरडे। ठीक है, तो आपने इसमें क्या लगाना है, स्वेटर दैन द वन वी हैड यस्टरडे। ठीक है, इसमें आपने देन का इस्तेमाल करना है, मोर का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, अगर आप मोर का इस्तेमाल करेंगे तो फिर देन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब एक लफ्ज़ आपने लगाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी बात समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट है जी, द एडजेक्टिव यूजली गोज आफ्टर एक्सप्रेशन लाइक समवेयर। आई एम लुकिंग फॉर अ ब्यूटीफुल समवेयर टू वोकेशन। एग्जाम्पल देखें जी, वो कह रहा है आई एम फॉर समवेयर। आपने आ का इस्तेमाल समवेयर के साथ नहीं करना, सिंपल सी बात है। आगे देखें जी, अगले जुमले में शी फाउंड अ क्वीट समवेयर। आ क्वीट का लफ्ज़ आपने ख़त्म करके आ को ख़त्म करना है और क्वीट बाद में लगा देना है। सिर्फ ये आपने बात याद रखनी है कि आ का इस्तेमाल आपने नहीं करना। अगर आ के साथ कोई लफ्ज़ आ रहा है तो उसे समवेयर के बाद आपने लिखना है, ये करेक्शन का असूल है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे तरीके से पॉइंट समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, एडिशनल एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव प्लेसमेंट एरर्स। मतलब एरर्स जो से प्लेसमेंट के लिहाज से हैं वो इस तरह हैं, आई नीड अ स्किल्ड समवन टू फिक्स माई कार। आपने आ को ख़त्म करना है और सम वन को शुरू में ले आना है, स्किल्ड टू फिक्स माई कार, ये आपने लगाना है। अब नेक्स्ट देखें, विद एनी वेयर। ये आ जाए तो आपने ये याद रखना है, फॉर माई बर्थडे एज लॉन्ग एज, मतलब एज लॉन्ग एज का आपने इस्तेमाल करना है। आगे विद नाउ वेयर आ जाए तो आपने हमेशा याद रखना है
देयर इज नो वेयर बोरिंग टू गो इन दिस सिटी, तो आपने लगाना है जी इन दिस सिटी की जगह डैट इज़ बोरिंग। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से ये भी समझ में पॉइंट आ चुका होगा, मतलब ये पूरे जुमले का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जी। लेटेस्ट मीन्स द मोस्ट रिसेंट। लेटेस्ट का मतलब होता है मोस्ट रिसेंट। लास्ट मीन्स द प्रीवियस वन, मतलब आखिर होता है। आई सा द लास्ट मूवी स्टेरिंग टॉम हैंक्स। आपने यहाँ पर ये देखना है मीनिंग मोस्ट रिसेंट है, ठीक है, तो आपने लगाना है जी लेटेस्ट मूवी। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये भी करेक्शन का रूल है। आपने लास्ट मूवी नहीं लिखना, लेटेस्ट लिखना है। अगर लेटेस्ट न्यूज़ आ जाए तो आपने लास्ट न्यूज़ लिखना है, मतलब मीनिंग को आपने देखना है कि मीनिंग, सिंपल सी बात है, अगर मीनिंग में लेटेस्ट आ रहा है तो लेटेस्ट आपने लगाना है, और अगर आखिर आ रहा है तो फिर आपने लास्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। जैसे कि द लेटेस्ट आईफोन मॉडल वाज रिलीज्ड यस्टरडे, मोस्ट रिसेंट है। द लास्ट टाइम आई विजिटेड पेरिस वाज इन 2019। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपने लास्ट का इस्तेमाल और लेटेस्ट का इस्तेमाल, ठीक है, ये आपने सोच समझ के करना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अब यहाँ पर आपको क्लियर कंसेप्ट समझने के लिए एक ही हिंट में दूंगा। लेटेस्ट का मतलब होता है मोस्ट रिसेंट, अप टू डेट, न्यूएस्ट। ठीक है, या फिर अगर लास्ट की बात करें तो प्रीवियस, फाइनल, ओकेरिंग बिफोर द करंट वन। ठीक है, यह इसके लिए इस्तेमाल होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट भी अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की जी। यूज लेस विद अनकाउंटेबल नाउन्स। आपने अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा लेस का इस्तेमाल करना है, जबकि काउंटेबल नाउन के साथ फीवर का। जैसे कि एग्जांपल की रोशनी में हम डिस्कस करते हैं, आई हैव फीवर वाटर इन माई बोतल। आपने लेस का इस्तेमाल करना है, आई हैव लेस वाटर इन माई बोतल। ठीक है, क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल है। देयर आर लेस बुक्स ऑन द शेल्फ। आपने अनकाउंटेबल के साथ हमेशा फीवर का इस्तेमाल करना है, तो आपने फीवर लगा देना है। सिंपल सी बात है, आगे मजीद डिस्कस करते हैं जी। जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आई हैव लेस टाइम टू फिनिश दिस। टाइम जो सा है ये अनकाउंटेबल है, तो आपने लेस का इस्तेमाल करना है। आगे बात करते हैं जी काउंटेबल नाउन्स के साथ फीवर। ठीक है, फ्रेंड्स क्या है, फीवर है, कार्ड्स क्या है, फीवर्स है। सिंपल सी बात आपने टू क्लियरिफाई के लिए याद रखनी है, यूज इट विद अनकाउंटेबल, लेस और फीवर के साथ हमेशा आपने क्या करना है जी, काउंटेबल के साथ फीवर लगा देना है। सिंपल सी बात है, मतलब लेस का यूज़ आपने काउंटेबल ना अनकाउंटेबल के साथ करना है, फीवर के साथ आपने फीवर यूज़ करना है आपने काउंटेबल नाउन के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट भी अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं जी, क्वांटिफायर्स लाइक ऑल, बोथ एंड हाफ गो बिफोर पोसेसिव। जैसे कि माई ऑल फ्रेंड्स आर इनवाइटेड, आपने क्या करना है जी, ऑल माई फ्रेंड्स। ठीक है, मतलब अगर ऑल, बोथ एंड हाफ आ जाए तो आपने सिंपल सी बात है, ऑल को शुरू में लिख देना है, माई को बाद में लिखना है। मतलब आपने इसे क्या करना है, सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसे कि ऑल माई फ्रेंड्स आर इनवाइटेड, द बोथ पेरेंट्स आर अटेंडिंग, आपने बोथ पेरेंट्स आर अटेंडिंग लिख देना है। ठीक है, आगे देखें जी, द हाफ फैमिली इज कमिंग, हाफ द फैमिली इज कमिंग। मतलब ये है, ऑल, बोथ और हाफ को हमेशा जुमले के शुरू में आपने लिखना है। ठीक है, जैसे कि आप मज़ीद एग्जांपल भी देख सकती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट भी अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं जी एक्सेप्शंस। एज ऑफ माई फ्रेंड्स इज यूनिक, एज इज डिस्ट्रीब्यूट, एज वन ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स एग्रीज। ठीक है, टू क्लैरिफाइज क्वांटिफायर्स ऑल, बोथ ऑफ, ये शुरू में आएगा। ठीक है, माई, हर और दियर की जगह पर। अब डिस्ट्रीब्यूटिव क्वांटिफायर्स में एच और एवरी के साथ आपने ऑफ लगा देना है। एच और एवरी वन के साथ हमेशा ऑफ का इस्तेमाल होता है, ये आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, माई के बाद पोसेसिव के से पहले आपने किसका इस्तेमाल करना है, ऑफ का। सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जी, ये आप देख सकते हैं जी, वी कैन नॉट यूज सम ईडी फॉर्म्स बिफोर अ नाउन। मतलब ये है कि वो कह रहा है कि अगर अगर नाउन आ जाए किसी भी जुमले में तो उससे पहले हम ईडी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि वो कह रहा है आई एम लुकिंग फॉर अ ब्रॉड टीचर। आपने यहाँ पर क्या करना है जी, ब्रॉड टीचर यहाँ पर आया हुआ है तो आपने ईडी का इस्तेमाल नहीं करना, आपने लिखना है जी आई एम लुकिंग फॉर अ टीचर हु कैन एंगेज ब्रॉड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये इस तरह आपने इस्तेमाल करना है। मतलब ये है टीचर से पहले आपने ईडी नहीं लगाना। ठीक है, शी इज़ अ अपॉइंटेड कस्टमर मीनिंग समवन हु इज़ अनहैप्पी। मतलब ये है कि इसमें वाज़ेह है कि कोई ना कोई क्या है, नाखुश है किसी से। ठीक है, डिसअपॉइंटेड ईडी आ रहा है, कस्टमर से पहले आपने ईडी नहीं लगाना, तो आपने क्या करना है, शी इज़ कस्टमर हु इज़ डिसअपॉइंटेड विद द सर्विस, आपने ये लगा दिया। ठीक है, कोई ऐसा वो किसी कस्टमर से कस्टमर की जो खिदमत है उससे मुतमिन नहीं या मायूस नज़र आती है। ठीक है, तो ये आपने लिखना है। मतलब आपने सिंपल सी बात है, ईडी का इस्तेमाल नाउन से पहले नहीं करना। आगे देखें जी, ईडी फॉर्म्स शो अ स्टेट और इमोशन। लेकिन ईडी जोन सा है ये किसको जाहिर कर रहा है, ये किसी भी चीज़ की हालत को या जज्बे को भी जाहिर करता है। द ट्राइड स्टूडेंट्स फील असलीप। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह की भी एग्जांपल है कि यहाँ पर अगर ईडी का इस्तेमाल आपने करना है तो आपने वहाँ पर ये चीज़ जहन में रखनी है कि वहाँ पर क्या आएगा, वहाँ पर स्टूडेंट्स आर ट्राइड, मतलब थके हुए स्टूडेंट की हालत को जाहिर किया जाए तो वहाँ पर ईडी लगाना ठीक है। ठीक है, अगर इमोशन आ जाए या फिर कोई हालत आ जाए तो वहाँ पर आप ईडी का इस्तेमाल नाउन से पहले कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। दूसरी एग्जांपल देखें, द एक्साइटेड किड्स रेन टू द पार्क। किड्स आर एक्साइटेड, तो ये क्या है, इमोशन है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं जी, ईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये जुमला बिल्कुल ठीक है। ing फॉर्म्स शो द कॉज ऑफ द स्टेट और इमोशन। हाँ जी, कि ing की फॉर्म क्या जाहिर करती है, किसी भी चीज़ की वजह को जाहिर करती है। मतलब कि ing किसी भी हालत और इमोशन की वजह को जाहिर करती है। ठीक है, जैसे कि द बोर्डिंग लेक्चर पुट स्टूडेंट टू स्लीप। अब यहाँ पर ये चीज़ जाहिर कर रही है ing के बोर्डिंग लेक्चर की वजह से स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है, लेक्चर कोसिस बोर्डम, ये क्या है, ये आपको ing की फॉर्म की हालत बता रहा है कि ये ing बता रही है कि वजह क्या है। ठीक है, तो फिर आप ing का इजाफा करेंगे, ईडी का नहीं करेंगे। यहाँ पर ईडी का आपको लगा दे, सिंपल सी बात है, यहाँ पर करेक्शन आएगी तो आपको कहेगा, यहाँ पर ईडी लगा देगा तो आपसे कहेगा ये करेक्ट करके लिखे, तो आपने ing का इस्तेमाल करना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब एक और अहम बात सुन लें कि कंसेप्ट समझने के लिए आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि ईडी का इस्तेमाल आप नाउन से पहले नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई स्टेट या इमोशन है तो फिर आप ईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब ईडी का इस्तेमाल के साथ अगर वजह आ रही है, यानी आपको ये भी बता रहा है कि ये किस वजह से हुआ है, ठीक है, तो फिर आपने ing का इस्तेमाल करना है नाउन से पहले। ठीक है, ये मसाले मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले, आप इन जुमलों को अच्छे तरीके से समझें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती अगेन वीडियो को देखें, अगर फिर भी नहीं समझ आती तो थर्ड टाइम आप देखें, अगर फिर भी नहीं समझ आती तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको फीडबैक दे दूँगा। अगर फिर भी नहीं समझ आती तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर या कमेंट सेक्शन पर भी रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान
पाइंदाबाद।